आप इधर आ जाओ जी। इसी के साथ निवेदन कर रहा हूं, जयपुर से पधारे हम सभी को और समाज को अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ऐसे नितिन जी कासलीवाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन जयपुर से आप सम्मान करेंगे। साथ में सम्मान के लिए निवेदन करूंगा आदरणीय श्री पंडित उदय चंद जी जैन शास्त्री सागर कि आप साथ में आदरणीय श्री नितिन जी कासलीवाल जी का सम्मान करेंगे। आपकी पुस्तक शाम तक आएगी? ठीक है, ठीक है। आनंद कहाँ है? आनंद जा रहा है। रमेश जी एक बैग लेकर जाना। हाँ, इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज के हमारे सारस्वत अतिथि आदरणीय श्री विनोद जी जैन रजवास, उनका हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। विनोद जी रजवास के स्वागत के लिए आदरणीय पंडित श्री पवन कुमार जी जैन दीवान साहब से निवेदन करेंगे कि वो आप आए और स्वागत करें जी। इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ, कल हमारे बीच में हम सभी लोग सोच रहे थे कि भैया जी ने अपना हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है एवं भैया जी ने हम सभी को आदरणीय सुमित भैया जी और कल आपका हम सम्मान करना चाह रहे थे तो आप किसी कार्य से चले गए थे। तो हम अभी निवेदन कर रहे हैं हमारे संस्थान के अध्यक्ष, अरे भैया जी, तो हमारे इस जो प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ चंद जी जैन फौजदार साहब, आदरणीय डॉक्टर श्री जिनेंद्र जी जैन सर से निवेदन करेंगे कि हमारे भैया जी का आप स्वागत सम्मान करेंगे। आदरणीय श्री सुमित भैया जी का आपका कुशल मार्गदर्शन हम सभी को मिले ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में, और भैया जी ने एक ही बार में हम सभी को अपना सहयोग प्रदान किया कि आप कार्यक्रम करें और भैया जी ने हाँ बोली, और भैया जी ने जो हम सभी को संबल प्रदान किया है उसकी भी हम पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। अब मैं इस प्रथम सत्र को यहाँ प्रारंभ करूँ। सर्वप्रथम आलेख वाचन के लिए मैंने भी हाँ अभी रुक जाओ जी। हाँ, हमारे बीच में हम सभी का परम सौभाग्य कि ममता जी सौगानी जयपुर से जापान से जयपुर के मूल निवासी हैं, आप हमारे बीच में पधारी हैं। आपका हम सभी विद्वान हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय ममता जी सौगानी जयपुर से पधारी हैं, जापान से हैं आप। और आपका मैं बता दूं कि जयपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय विद्युत सम्मेलन हुआ था उसमें भी आपने अपना बहुमूल्य सहयोग हम सभी को प्रदान किया था, और आपने किशनगढ़ चतुर्मास में भी प्रमुख कलश लेने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसे गुरु भक्त परिवार हमारे बीच पधारे, उनसे निवेदन करेंगे। साथ में डॉक्टर ममता जी जाएंगी और डॉक्टर दर्शना जी भी साथ में रहेंगी। डॉक्टर दर्शना जी जैन जयपुर से आप आएँ, जी सांगली से आप आएँ और इस चित्रावरण के साथ दीप प्रज्वलन करें। साथ ही मध्य प्रदेश से जबलपुर से आचार्यगण के गृहस्थ जीवन की बहन रानी दीदी भी उपस्थित है, वो आएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ में रचना दीदी भी आए, दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन की क्रिया प्रारंभ करें। जी, पूज्य गुरुवराचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जन्मस्थली तगोड़ा से भी जो भक्त पधारे हैं,
आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, श्री हुकमचंद जी जैन रामटरिया और मड़देवरा से भी जो भक्त पधारे हैं वो भी आकर के पूज्याचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। हम सभी का सौभाग्य कि आप सभी हमारे बीच में पधारे हैं। श्रीफल जी। आचार्य आदि सागर को नमन, गुरु परंपरा के प्रथम के ध्यान तुम्हें कर वंदन। आचार्य आदि सागर को नमन, आचार्य आदि सागर को नमन, गुरु परंपरा के प्रथम के ध्यान तुम्हें कर वंदन। अर्घ्य समर्पित करें। मणिकुंजरियाचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज, तिनके शिष्य विमल सागर जी, तिनके सन्मत सिंधु महान, अर्घ्य चढ़ा कर करो वंदना, पाने को शिवपुर विश्राम। आचार्य आदि सागर को नमन। ओम रम परम पूज्य चतुर मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी मूल सागर जी सन्मति सागर जी गुरु चंडे बनमा, आचार्य निर्मल सागर जी गुरु चंडे बनमा, जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। दीप का मंगलमय प्रज्वलन और हम सभी की ये मंगल भावना है कि ये ज्ञान का दीपक हम सभी के अंदर हमेशा जलता रहे और अंधकार का उजाला हमारे अंदर से समाप्त हो जाए। इसी मंगल भावनाओं के साथ में मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में समस्त अतिथि एवं समस्त सभी का हम स्वागत वंदन करते हुए सर्वप्रथम आलेख वाचन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे इस प्राकृतिक विद्युत संवाद के सह समन्वयक आदरणीय श्री डॉक्टर प्रभात कुमार दास जी से निवेदन करेंगे कि एक आप आकर के और अपना आलेख प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर श्री प्रभात कुमार दास जी। ओम नमः गुरुभ्यः। परमाचार्य सुनील सागर जी महाराज तथा संघ को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा प्राप्त करते हुए आज की केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय प्राकृत भाषा विद्वत संवाद में के चतुर्थ सत्र में मैं अध्यक्ष महोदय जी तथा सारस्वत अतिथि एवं समस्त विद्वद्गणों को प्रणाम करते हुए इस मेरे लेख का वाचन करने जा रहा हूँ। यह लेख है आधुनिक ओडिया एवं प्राकृत भाषा का संबंध। आप सभी कल से 3 सत्रों में आधुनिक भारत के जितनी भाषाएं आज प्रचलित है वे सब कैसे अपभ्रंश भाषा से निकली है और वह अपभ्रंश प्राकृत से कैसे निःसृत हुई है, इस सब को सुन चुके हैं। अब मैं सीधा ओडिया भाषा कैसे अपभ्रंश भाषा से निकली है और उनमें कैसे कितने प्रयोग देखने को मिलते हैं तथा वो किस संघर्ष के साथ निकली है, इसके बारे में आपके सामने आलोकपात करना चाहता हूँ। भारत के सभी राज्यों की ज्ञान परंपरा यहाँ की भाषाओं के माध्यम से परिभाषित तथा प्रकाशित होती आई है। इसे जानने के उपरांत अंग्रेजों के विशेषज्ञों द्वारा इसकी महत्ता को खंडित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। उनके ऊपर लगे औपनिवेशिकवाद के छाप को धोकर एक आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इस तरह की परिभाषाओं का उपयोग भी किया जाता रहा। इन्हीं चिंतनों तथा चेष्टाओं का परिणाम है कि आज भारत की भाषाओं में बोली अथवा उपभाषा शब्दों का प्रवेश करा गया है। नोचेत भारतीय भाषाएं और उनसे
उनके प्राथमिक अवस्था की जो भाषाएं थी उनको भी भाषाओं का अंग माना जाता था, न कि कोई बोली ना कोई उपभाषा बोला जाता था, वे सभी भाषा के नाम से ही जाने जाते थे। परिणामतः क्या हुआ कि बोलियों अथवा उपभाषाओं के प्रयोग करने वालों को भिन्न दृष्टि से देखा गया और भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने का एक जरिया उसे बनाया गया। यही कारण है कि आज आधुनिक ओडिया तथा उड़ीसा की उपभाषाओं के बीच में भी अनेक खाई देखने को मिल रहा है। ऐसा ही व्यवहार भारतीय भाषाओं तथा तथाकथित बोली या उपभाषा के साथ भी होता रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है के रूप में भाषा के माध्यम से किसी भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हमें मूल भारतीय शब्दों को आज खोजना पड़ रहा है। आज जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है तो हमें उन सभी पारिभाषिक शब्दों को दोबारा समझने के लिए चेष्टा करनी पड़ रही है। नई पीढ़ी को बतानी पड़ रही है कि इस शब्द का यह अर्थ है। महाराज श्री आप सभी शब्दों को जानते हैं, प्राचीन शब्दों को, आज के नए शब्दों को भी। आज के नए शब्द उतने मूल रूप में उन सभी शब्दों को अर्थों को परिभाषित नहीं कर पाते हैं जितने हमारे पूर्व शब्द हमें परिभाषित करने में सहज हुआ करते थे। चाहे वो कृषि के क्षेत्र के हो, चाहे वो दवाई या औषधि के क्षेत्र के हो, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो ज्ञान हो, अध्यात्म हो, सभी शब्दों में बहुत गिरावट आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमें विभाजन का स्वरूप दिखा दिया गया, हमें विभाजित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप हम दूसरे आधुनिक शब्दों को खोजने लगे या उनके प्रयोगों को देखने लगे, पर उन प्रयोगों से उन अर्थों का व्यक्त होना प्रायः अधूरा है। फिर भी इस संधिकाल में प्राकृत भाषा को स्वयं की मर्यादा में रहकर स्वयं की स्थिति या महत्व को प्रतिष्ठित रखने के लिए अनगिनत समस्याओं का सामना आज करना पड़ रहा है। यही एकमात्र औपनिवेशिकवाद जो छाप अंग्रेजों के ऊपर था, अपने ऊपर से धोने के लिए हमें विभाजित स्वरूप दिखा दिया गया। परिणामतः हम आज उसी चेष्टा में उधेड़-बुन में लगे हैं कि हम कैसे दोबारा बंध जाए, कैसे दोबारा प्रतिष्ठित हो जाए। वहीं पर भारतीय भाषा के इतिहास को खोजने पर वैदिक छांदस तथा उस समय की लोक भाषा के बारे में विद्वानों के विचारों को देखने पर विविध मत प्राप्त होते हैं। यहाँ यह भी प्रश्न होता है कि भारतीय भाषाओं में भी प्राचीन साहित्यिक भाषा के रूप में दंडायमान छांदस भाषा की उत्पत्ति के समय जनभाषा क्या थी। जिस समय ऋषि छांदस की कल्पना करते हैं उस समय जनभाषा क्या थी, जिसके बारे में डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि वैदिक काल से ही विभाषाओं और उपभाषाओं का विकास होता रहा है, पर यहाँ विभाषा और उपभाषा शब्द पुनः उसी स्थिति को चला जाना चाहिए कि वो सभी भाषा के अंग थे या भाषा स्वरूप थे। वैदिक भाषा के समानांतर भाषा, जिसे प्राकृत भाषा कहा गया है, निरंतर विकसित होती जा रही थी। विकट, किकट, निकट, दंड इत्यादि शब्द को हम देखकर इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार इंद्रा वरुणा, मित्रा वरुणा आदि पदों को भी देखकर हम नीचा, ऊंचा इत्यादि वैदिक पंथों को देखकर हम समझ सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जनभाषा वैदिक काल में भी थी और उसका प्रभाव वैदिक छांदस पर भी पड़ा था। इस मत का समर्थन वे सभी करते हैं जो किसी भी प्रकार के समाज के निर्माण तथा विकास एवं उसके अंतःकरण के भाव संप्रेषण की भाषा की सूक्ष्मता को देखने या समझने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। भाषा कभी भी किसी अंतःकरण के भावों के संप्रेषण के रूप मात्र नहीं होते, अपितु भाषा इतने प्रयासों की धरातल पर टूटे बिखरे उन शब्द कणों का समूह होता है कि जिसे कल्पना मात्र से नहीं जाना जा सकता, वरन उन प्रयासों के स्वरूप ज्ञान के लिए फिर एक बार निस्व बनकर स्वयं को धरती के अकेले प्रदेश पर कुछ अनजान नए जनसमूह के बीच में जीने का प्रयास से पता चल सकता है। नहीं तो हम अपने समाज के बीच में रहकर जब चिंतन करते हैं, पूर्व स्मृतियाँ हमें बार बार घेर लेती है। पूर्व स्मृति से हटकर जब हम अकेले हो जाते हैं तब हमें शब्दों का संभार प्राप्त होता है। उड़िया भागवत के लेखक जगन्नाथ दास लिखते हैं,
प्राकृत बंधे भागवत कहिला दास जगन्नाथ। यहाँ प्राकृत पद उन साधारणों के लिए है जो जनसाधारण इस जगत में हमेशा प्राकृत भाषा में प्रतिपल अपना भाव संप्रेषण करते रहते हैं। समय की एक सीमा है, फिर भी मैं कुछ 2-4 पंक्तियों को और आपके सामने रखूँगा, जिसमें उड़िया भाषा का इतिहास। प्राचीन उड़िया भाषा का समय ईसा सन 1000 से 1500, मध्य उड़िया भाषा का समय ईसा सन 1500 से 1800, आधुनिक उड़िया भाषा का समय ईसा सन 1800 से आज तक। संस्कृत, प्राकृत और उड़िया, इनमें पल्यंक शब्द है, जिसका प्राकृत में पल्लंक होता है और उड़िया में पलंक। उसी तरह त्रयोदश है, प्राकृत में चतरह और उड़िया में चतर। श्मशान मशान आदि शब्द, मुकुट शब्द संस्कृत में मौड़ प्राकृत में, और मौड़ या मुकुट उड़िया में भी होता है। श्रृगाल सियाल आदि शब्दों का भी प्रयोग वैसे ही होता है। अपभ्रंश भाषा तथा आधुनिक उड़िया के बीच में जब हम संयोग करते हैं तो अपभ्रंश में अच्छई, प्राचीन उड़िया में अच्छई और आधुनिक उड़िया में अच्छी, कहई, कहियई और कहई। उसी तरह अपभ्रंश में अमिया, प्राचीन उड़िया में अमिया और आधुनिक उड़िया में भी अमिया। उड़िया भाषा को स्वरूप देने के लिए उड़ीसा के कवि रुद्र सुधानिधि का कवि नारायण ने रुद्र सुधानिधि काव्य की रचना करते हैं, जिसमें उनको संस्कृत के साहित्य और पंडितों के साथ महासंघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उड़िया भाषा की स्थिति साहित्यिक स्वरूप में आती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके रहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय श्री डॉक्टर प्रभात कुमार जी दास जी ने उड़िया भाषा और प्राकृत से संबंध के बारे में अपनी बात रखी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत परियोजना के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में आज के सारस्वत अतिथि के रूप में जो विराजमान हैं, आदरणीय श्री नितिन जी कासलीवाल जी जयपुर से पधारे हैं, वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आचार्य श्री को अपना साहित्य भी जो है वो भी भेंट करेंगे। आदरणीय श्री नितिन जी कासलीवाल जी जयपुर से पधारे हैं। ओम। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित सत्संग को मेरा नमोस्तु। आयोजन में उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं भागचंद जी, भास्कर जी, मुख्य अतिथि स्वरूप राजकुमार जी जैन, उपस्थित सभी विद्वानगण और जिनके माध्यम से शोधालेख प्रस्तुत किए गए ऐसे सभी आचार्यगण। यह राष्ट्रीय प्राकृत भाषा विद्वत संवाद कार्यशाला तीन दिवसीय कार्यशाला भाषा को केंद्र बिंदु रखते हुए जो आयोजित की जा रही है इस पावन भूमि पर, उसमें मुझे अपनी उपस्थिति देने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए सर्वप्रथम मैं आयोजनकर्ता सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक भारतीय दृष्टि को अगर देखें तो भाषा एक गंभीर विषय के रूप में हम सभी के मध्य आ रही है। एक बड़ा बदलाव जो आधुनिकता को लेकर के देखा जा रहा है
हम सभी के परिवारों में भी, राष्ट्र में भी, समाज में भी वह एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और प्राकृत भाषा जो एक मूल भाषा के रूप में हम सभी के विकास में जिसका पूर्ण सहयोग है, उसी भाषा के संदर्भ में जो हमारे भारत की भाषाएं निर्मित हुई हैं, उन सभी भाषाओं के अपने इतिहास काल को लेकर के देखें तो बहुत गंभीरता से कह सकते हैं कि हम बहुत नीचे की ओर जाते जा रहे हैं अपनी भाषाओं को लेकर। और जो हमारी मूल भाषा नहीं है, वह भाषा आज केंद्र बिंदु के रूप में हम सभी के बीच में उभरती जा रही है। फरवरी माह आने वाला है। इस फरवरी माह में एक दिवस होता है 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ऐसे दिवस मनाने की आवश्यकताएं पूरे विश्व में आ खड़ी हुई है। कल जो सत्र हुआ था, उस सत्र में भी मैंने ऑनलाइन सुना था। उसमें बात आई थी कि भाषाएं किस तरह गिरती जा रही हैं। यूनेस्को के अनुसार कहा जा रहा है हर 2 सप्ताह में एक भाषा खत्म हो रही है इस देश की, इस विश्व की। 9000 से अधिक भाषाएं हैं पूरे विश्व में और अपने निम्नतम स्तर पर आकर खड़ी हो रही हैं। हमारे जैन धर्म में जो बात कही गई है हमारे मूल से जुड़े रहने की, आज हम स्थिर हैं फिर भी, पर अगर और सभी को देखें तो सभी ने आधुनिकता के साथ समझौता किया है। और वह समझौता हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जो आधुनिकता और जो शिक्षा व्यवस्था आज हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, वह हमें हमारे मूल के साथ ना जोड़ते हुए हमें आधुनिकता के एक ऐसे अंधेरे में धकेल रही है जहां स्वयं आधारित विचार विद्यार्थियों में, युवाओं में पैदा हो रहा है। धर्म और परिवार के प्रति उनका लगाव निम्न होता जा रहा है। आज इस सभा में विद्वान बैठे हैं विषय के, प्राकृत भाषा के। मेरा इस विषय पर इतना अध्ययन नहीं है, परंतु देश भर में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीयता की भावना, संस्कृति, इसको लेकर के भ्रमण भी करते, प्रवास करते हैं और कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। उन सभी में पाया गया है कि हमारा लगाव मूल के साथ छूटता जा रहा है। स्व का बोध वह हमारा निम्न होता जा रहा है। इस स्व के बोध के साथ जुड़ना एक आवश्यक उपाय के रूप में हमें अपनाना होगा। एक संघ भी है जो पूरे देश भर में कार्य कर रहा है। 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में 5 परिवर्तन उन्होंने अभी स्वीकारे हैं। पर मैंने जब अध्ययन किया तो जैन धर्म में वह 5 परिवर्तन की बात हमें मूल से ही पढ़ाई जाती है, हमारी पाठशालाओं में ही पढ़ाई जाती है। 5 परिवर्तन के अनुसार 5 बातें जो सामाजिक समरसता, पहली बात जिसमें हमारे जैन धर्म में बात की गई है समता का भाव। समता के भाव के साथ सामाजिक समरसता जैन धर्म में प्रारंभिक काल से ही अपनाया हुआ है। बस यह हमें साथ जोड़ना है। कुटुंब प्रबोधन, पारिवारिक जुड़ाव, जो जैन धर्म में बात की गई है सदाचार और परिवार में नैतिकता की। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और जैन धर्म में बात की गई है अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा का सिद्धांत। हमने कण कण में जीव देखा है और उसी भावना के साथ जैन धर्म अपनाया जाता है। बस यही बात उस संगठन ने भी कही है अपने 5 परिवर्तन के रूप में। स्वदेशी आचरण जो जैन धर्म में कहा गया अपरिग्रह, परिग्रह का त्याग, स्वनिर्मित वस्तुओं का उपयोग, कम से कम आवश्यकता वाली वस्तुओं का उपयोग करना। आधुनिकता की तरह, आधुनिकता के इस समय में
अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करना, अपने घर में लाना, वह हमें प्रारंभ से ही अपरिग्रह के रूप में सिखाया गया है। और अंतिम है नागरिक कर्तव्य, सदाचार, अणुव्रत। नैतिकता के आधार पर जो हमारे मूल कार्य हैं, हमें किस तरह का जीवन यापन करना है, समाज में किस तरह का आचरण रखना है, स्वभाव रखना है, ये सारी बातें हमें संस्कारित की गई है हमारे धर्म के माध्यम से भी। और यही बात आज पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लेकर के खड़ा है। बस हमें समायोजित होकर, आचार्य श्री ने भी एक प्रयोग किया है, हमने देखा है अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर के जो आचार्य श्री का कार्य रहा, वह अनुकरणीय कार्य था। हमारी धरोहर, हमारे स्थानीय सभ्यताएं, ये सभी विलोपित ना हो और हम सभी और आने वाली पीढ़ी खासकर इसके साथ जुड़े, इस पर एक विचार करना और इसी को लेकर के भाषा के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। हम बात करते हैं विकसित राष्ट्र की, भारत अभी विकसित राष्ट्र होने की ओर अग्रसर है, परंतु भाषा की स्वीकार्यता इस राष्ट्र में अभी भी देखी नहीं जा रही। जितने भी विश्व में विकसित राष्ट्र हैं, उन सभी में अपनी मूल मातृभाषा में कार्य होता है, और हम हमारी मातृभाषा में कोई कार्य नहीं करते। हमारी भाषाएं, हमने विदेशी भाषा में हमारे सारे कार्य होते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है भाषा को लेकर, भाषा के प्रेम को लेकर। मैंने भी हमारे संगठन के प्रमुख लोगों के साथ सुना है, आपके सामने रखना चाहूँगा। भाषा के प्रेम को लेकर एक विदेशी का क्या प्रेम है। फ्रांस में हमारे भारत के एम्बेसडर नौकरी के लिए गए थे। प्रारंभिक समय की बात है, 1955-56 के आसपास। उस वक्त वहाँ पर दूतावास की स्थापना हुई नहीं थी, तो वहाँ जो एम्बेसडर थे वो किसी के घर में किराए से रहते थे। वह एक फ्रांस का परिवार था, एक बिटिया थी उनकी, दंपत्ति थे। एक दिन जब वह भारतीय मूल के व्यक्ति अपने कार्य पर गए बाहर, तो उनका पीछे से एक पत्र उस परिवार के पते पर आया। उस पत्र को लिया उस परिवार की छोटी 7 साल की एक बिटिया ने। पत्र को देखकर वो बिटिया नाराज हुई, और नाराज होते ही अपनी माता के पास पहुंची कि देखिए ये पत्र आया है ऐसे। माता पिता दोनों नाराज हुए। वो इतने व्याकुल थे कि वो पत्र उन्होंने खोला, और खोल करके तो उन्होंने तय कर लिया कि अब जब भी ये व्यक्ति हमारे घर आएंगे, हम इन्हें ये कहेंगे कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, आप हमारे घर में नहीं रह सकते। शाम को जब वह व्यक्ति आता है, उनसे कहा जाता है कि आपको आपका सामान लेना है और रात्रि में ही हमारे घर से प्रस्थान करना है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों किया, क्या आवश्यकता थी इसकी? मैंने किराया समय पे देता हूँ, आपके साथ व्यवहार अच्छा है, बिटिया मुझसे प्रेम भी करती है, मैं इसे पढ़ाता भी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, और बहुत विचारणीय विषय है, उन्होंने कहा कि आप एक देशद्रोही हैं, आपका अपने देश के साथ प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ। कि आपके देश की क्या भाषा है, आपकी क्या भाषा है, आपकी मातृभाषा क्या है? उन्होंने कहा हिंदी। ये पत्र आया है अंग्रेजी में। जब आपके घर से आपका पत्र अंग्रेजी भाषा में आ रहा है, तो आप कैसे देश प्रेमी हो, आप देशद्रोही हैं। और यह कहकर के उन्हें उस घर से बाहर किया गया। यह प्रेम था उस देश को लेकर के, उस देश के नागरिकों का। और हमारे यहाँ भी होड़ है अंग्रेजी विद्यालयों की। और सबसे गंभीर विषय, माताएं चाहती हैं कि अपना बेटा बेटी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाए, चाहे कुछ वहाँ से मिले या ना मिले। एक द्वंद्व विद्यार्थी के मन में प्रारंभिक कक्षा से ही पैदा हो जाता है कि वो घर में क्या बोले और स्कूल में क्या बोले, जिससे उसका विकास भी पूर्ण नहीं हो पाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आज यह बात की गई है। 1986 के बाद जो 2020 में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें यह बात आई है, परंतु अभी भी उसका क्रियान्वयन पूर्ण आधारित तरीके से धरातल पर शिक्षा में नहीं देखा जा रहा। तो हम सभी पारिवारिक जीवन से हैं,
आचार्य श्री का हमें आशीर्वाद भी मिलता है। हम सभी भी प्रण लें, कुछ नियम लें कि छोटे छोटे नियम हो सकते हैं। हमारे घर की पट्टिका क्या हिंदी भाषा में लग सकती है घर के बाहर? क्या हमारे हस्ताक्षर हिंदी भाषा में हो सकते हैं? क्या हम पत्र, लेखन, मैसेज जो मोबाइल में भेजते हैं हिंदी में भेज सकते हैं या हमारी मातृभाषा में भेज सकते हैं? ऐसे छोटे छोटे प्रयोग ही होंगे जो हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ेंगे। रखने के लिए विषय बहुत है, परंतु समय की सीमा है, तो मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि हम सभी आज इस 3 दिवसीय कार्यशाला में भाषा के महत्व को समझकर इसे अपने अपने संस्थानों में, परिवार में, समाज में लेके जाएंगे और इस पर एक संवाद और चर्चा का विषय पैदा करेंगे। जहां ये विषय चर्चा में आए तभी एक परिवर्तन हम देख पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये पुस्तक आपसे निवेदन है कि पूज्य आचार्य श्री को आप पुस्तक भेंट करें। आदरणीय श्री नितिन जी कासलीवाल, आप स्वयं सेवक संघ से हैं और आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान समाज को है। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं और आप स्वयं सेवक संघ की अनेक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। आपके द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी हम सभी को प्राप्त होता है। आप सभी को बता दूं कि जब हम सभी लोग यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात कर रहे थे तो आदरणीय कटारिया जी बाबूजी, आदरणीय सौभाग्यमल जी और राजेंद्र कुमार जी कटारिया साहब जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप इस कार्य को करिए और जो कुछ आपको सहयोग चाहिए पड़े तो आप हमसे भी सहयोग प्राप्त करिए। तो कटारिया जी अभी समापन सत्र में हम सभी के बीच में कल पधारेंगे। अभी कुछ निजी पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण से अभी वो अपने बीच नहीं आए हैं, मगर उनकी शुभकामनाएं और उनका संदेश हम सभी को प्राप्त होता रहता है। आज सुबह भी उन्होंने पूछा कि पंडित जी कैसा कार्यक्रम चल रहा है, तो अपन ने बताया कि बढ़िया चल रहा है और आपका मार्गदर्शन हमें वहीं से मिल रहा है। तो कटारिया जी के प्रति भी हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम सभी के लिए ऐसा सहयोग प्रदान किया और ट्रस्ट के माध्यम से वो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और जहां हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं निवेदन कर रहा हूं द्वितीय वक्ता के रूप में आदरणीय श्री पंडित श्री विनोद कुमार जी जैन रजवास साहब से कि आप आएँ और प्राकृत वाङ्मय में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आप अपनी चर्चा करेंगे। आदरणीय श्री पंडित श्री विनोद जी जैन रजवास। हेलो। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघलांक्षणं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की जय। चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। मैं आज इस कार्यक्रम में आकर के जो देख रहा हूँ, मन आनंदित है कि हम सब प्राकृत भाषा के प्रति इतने समर्पित हैं और उसके शोध और विकास के कार्य में संलग्न हैं। मैं जब पूज्य आचार्य श्री के दर्शन किए सबसे पहले तो उनके अनेक पुस्तकें मैंने देखी। तो पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने बहुत पहले से ही काम करना शुरू किया था इस भाषा के ऊपर और उनको यह कार्य से हम सबको एक मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा मिली और आज मुझे लगता है कि बहुत से साधु और बहुत से विद्वान इस कार्य में संलग्न हैं। ये आचार्य श्री का बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। सभी बात कर रहे थे अभी कि यह अनेक क्षेत्रीय भाषाओं से भी जुड़ी हुई भाषा है प्राकृत भाषा। तो मेरा विषय ही है कि प्राकृत और बुंदेली भाषा का अंतः संबंध। तो हम बुंदेली भाषा के विषय में इसका संबंध कुछ बात इस विषय में
आपके सामने रखेंगे। भारत के हृदय बुंदेलखंड का इतिहास एवं संस्कृति भी बहुत गौरवशाली है। यह बुंदेलखंड का जो नाम पढ़ा और बुंदेलखंड के कारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम बुंदेली भाषा पड़ा, इस पर हम कुछ दो चार बिंदु आपके सामने रखते हैं कि इस क्षेत्र का नाम अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक प्रकार से मिलता है, चाहे वो महाभारत काल हो, पुराण हो, आदि आदि अनेक, पहली शताब्दी से लेकर के अपन अगर बात करें तो अनेक अनेक प्रकार की नाम यहाँ पर मिलते हैं। जैसे जेजाग भुक्ति मिलती है, यजुर्होती, जुझहोती, मध्य देश, चंद्रावती, पुलिंद देश, इंद्र देश, धंधेर खंड, विंध्येलखंड, बुंदेलखंड आदि इस प्रकार से नाम भी इनके हैं। तो ये 14वीं शताब्दी में मध्य भारत में इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजपूत वंश उभर के आया जो अपनी वीरता और युद्ध प्रियता के लिए जाने जाते थे। वे मूल रूप से गहरवार राजपूतों से संबंधित माने जाते थे। विंध्यवासिनी देवी के उपासक होने से इन्हें विंध्याला के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था, जो बाद में विंध्येला से बुंदेला बना। और उन्होंने अनेक राज्य स्थापित किए और उनकी एक विशेषता है कि जहाँ ये राजपूत रहे वहाँ की भाषा भी बड़े मर्यादापूर्ण, विनयपूर्ण, विनम्रता से भरी हुई होती थी। यहाँ बुंदेलखंड के कई लोग हैं, वहाँ किसी को कहना है आइए बैठिए तो कितने विनम्र भाव से अनेक शब्दों को जोड़ करके अवाई होजू इस प्रकार से शब्द कहे जाते थे। तो वो एक अलग टोन थी बोलने की, शब्द वो होते थे लेकिन विनम्रता पूर्वक कहे जाते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों की, चाहे वो पंजाब की हो या और अन्य कश्मीर आदि की, बहुत दूर हो जाता है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं रही हैं तो वहाँ की ये बुंदेलखंड की विशेषता रही है। लेकिन वो क्षेत्र कौन सा था, तो उस सीमाओं के विषय में अगर अपन बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक छोटी सी लाइन कह देते हैं जो सबको जानकारी में है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस। ये चारों दिशाओं में 4 नदियों के माध्यम से सीमांकन किया गया, लेकिन अपन इसको पूरा नहीं मान सकते कहे, लेकिन इतिहासकारों ने ये सब लिखा है। लेकिन आज अगर हम वर्तमान में बात करें तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दतिया, दमोह जिले और कुछ और विशेष जिलों को जोड़ करके ये बुंदेलखंड का स्थान निश्चित होता है। यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, लोक परंपराएं, आपसी सद्भाव, सौहार्दपूर्ण रहा है। राजनीतिक सत्ता और प्राकृत जो वातावरण है उसमें बदलाव होते रहे हैं। जब राज सत्ता और राजनीतिक सत्ताओं में भी परिवर्तन होता रहा है तो यहाँ उसके कारण भी यह अनेक बार नष्ट भ्रष्ट भी हुआ है, लेकिन इसने अपनी संस्कृति को संजोए रखा है और इसमें वैष्णव, शैव, सूर्य, शाक्त, जैन आदि आपस में सौहार्दपूर्ण भाव में रहे हैं। ये विशेषता रही। जब दक्षिण भारत में जैन धर्म पर बहुत आघात हो रहा था, कुठाराघात हो रहा था, शास्त्रों की होलियां जलाई जा रही थीं, तब उत्तर भारत में यहाँ पर चंदेल राजाओं का राज्य था और वहाँ पर जैन धर्म फल फूल रहा था। मैं इस विषय को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बात बुंदेली भाषा के विषय पर केंद्रित करता हूँ। जहाँ तक प्राकृत भाषा की बात है वह है आर्य भाषा मानी गई है और यह है सर्व सामान्य बात यह है कि जिसके लिए सभी वक्ताओं ने लगभग कहा है कि जन सामान्य की भाषा रही है। यही कारण है कि हमारे तीर्थंकरों ने या कहें हमारे
लेखकों ने, आचार्यों ने, सब ने इसी भाषा में लेखन किया है। दिव्य ध्वनि के विषय में भी इसकी बात आती है कि मागधी और वो आदि आदि जो भी हैं, लेकिन यह सब बोलचाल की भाषा रही है। जब इस भाषा का जुड़ाव बोलचाल से रहा तो आगम और सिद्धांत को भी इसी भाषा में भगवान महावीर स्वामी ने कहा। कालांतर में इस भाषा को जब व्याकरण के नियमों से बांधा गया तो यह जनभाषाओं की ये विशेष भाषाएं तो भले बन गई, लेकिन अपने इस मूल जो उनका परिचय था, जो छवि थी, वो उनने संजो के रखी। ये विशेषता हमारे बुंदेली भाषा की रही। वो इस प्रकार से है कि इसमें जो बोलने में जो एक टोन है इसकी, आपने कभी इसको विशेष गौर से समझा होगा तो उसमें अनुस्वार को ज़्यादा बार बार बोलते हैं। हम अपने गांव की बात करें, रजवांस है, लेकिन रजवांस बोलते हैं, रजवांस बोलते हैं उसको, उस पर बिंदी जरूर लगाते हैं। इस प्रकार से आ गई, आ गए आदि कई प्रकार के शब्द ऐसे हैं जिनमें बिंदुओं का आदि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यह भाषा जनभाषा होने के साथ साथ इसमें जो प्राकृत भाषा के शब्द हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे, हाँ, वो नाक से बोलने वाली भाषा, नाक से बोल, हाँ, जो भी है। तो इसमें जो शब्द हैं, तो मैंने एक बार इसका थोड़ा सा जो हमारे, जब इनने आशीष जी ने हमें विषय दिया तो मैंने इसमें कई शब्दों को ढूंढा और मुझे ऐसे अनेक शब्द मिले जो हैं तो प्राकृत भाषा के, लेकिन बुंदेली भाषा में आज भी जहाँ के तहाँ बोले जाते हैं। जैसे हम आप कहते हैं लुका छिपी, लुका छिपी खेलना, तो ये इसमें एक शब्द आया है प्राकृत में, लुकना माने छिपना। और इस पर और भी मैं कुछ शब्दों की ओर आपकी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। जैसे अपन कहते हैं आली, आली सखी को कहा है। और एक शब्द आता है इत्ता, इत्तई, एक इत्तई सा, इतना माने इत्तई माने इतना सा। ये सब जो है प्राकृत भाषा के शब्द हैं। अपन कहते उकेर दो, उकेरना होता है ना, माने पत्थर पर लिख दो, तो ये उकेरना शब्द भी है। दूसरे कहते उमस हो रही है, उमस ये जो है, ये भी जो है हमारे बुंदेलखंड में बोले जाता है, गर्मी को कहा जाता है। और एक मैल के लिए कहते हैं कद्दम, वो करदम जो नीचे बैठ जाता ना, वो मैल पानी में वो आदि करदम। और जैसे होता क्या उल्टी वाला नहीं, क्या माने कितने, क्या हते, क्या जने हते, तो क्या शब्द का आएगा। तो इस प्रकार से बहुत इसमें कई वो उसमें खच गया ना, कीचड़ में खच गया माने लिप्त हो गया। तो ये शब्द प्राकृत के हैं, मैंने इसको उसमें देखे हैं, प्राकृत शब्द को उसमें भी देखे हैं। तो खचना माने लिप्त हो जाना। और अपन कहते खाना खा लिया, खाए लो खाना, एक खाए शब्द जो भी है भोजन करने के भाव से कहा जाता है। दूसरा जैसे अपन कहते गऊ तो आता है गाय के लिए कहते हैं। अपन कहते हैं भैया घोर आपत्ति आई, घोर, एक घोर शब्द भी है जो है वो है प्राकृत का है और हमारे यहाँ बोला जाता है। अपन कहते हैं आज क्या है, औदस है, चौदस, ये भी जो है शब्द है, प्राकृत का शब्द है और हमारे यहाँ बोला जाता है। अब कहते हैं जग, संसार को जग बोलते हैं, ये भी शब्द जो है। एक जाओ, अब जाओ माने गमन करो, जाना, ये भी जो है शब्द है प्राकृत के। और जस माने कीर्ति होते ही है। युद्ध, अपने जो पुरानी अम्मा जी लोग बोलो युद्ध हो गया बहुत बड़ा, तो युद्ध मैंने युद्ध से कहा है। और एक होते हैं, है तो वो शब्द है लेकिन बस एक दो चार शब्द और कहने भैया, बस कहते हैं किसी को दंडित किया जाता है तो अपन कहते हैं दंड दे दो, दंड, दानी, दंड, तो दंड भी जो है प्राकृत का शब्द है। और डा है, अपन कहते हैं डोला निकालना है, डोला भी जो है प्राकृत का है, जो से पालकी कहते हैं। अपन कहते हैं नेवजी, पहले एक नेवज होता था, नेवजी पूजा, वो ये भी जो है शब्द अपना है, प्राकृत का है। बस दो चार शब्द और हम आपको बता दें। एक कहते हैं शब्द कहते हैं मादर, अपन वैसे गाली देते हैं वो मादर का, माँ के लिए कहा है, और ये भी शब्द जो है इसमें दिया है, अपने बुंदेलखंड में आता है और प्राकृत का शब्द है। भाई जो शब्द हैं प्राकृत में वो हैं,
और मैंने बहुत सारे शब्दों को इसमें छोड़ा है। जैसे कहीं ये भाग, हिस्सा, पीढ़, जब अपन गाय दोहने बैठे तो पीढ़ उठी, पीढ़ बने जो बैठने का आसन होता है वो छोटा सा पीढ़ कहते हैं उसे, पीढ़ा अपना पीढ़, वो भी शब्द जो है इसमें ऐसे शब्द हमारे बुंदेलखंड में है कि जो है अध, आधा, बहुत सारे, आयु, साग कहते, भोजन कहते, साग पड़सी, साग, ये साग क्या है? सब्जी को साग के तरकारी है ना। तो ये जब हमने पढ़ा तो अद्भुत लगा कि बेहर कहते, बेहर वायु, अपन कहते बद्दल हो गए आज, जबकि शब्द बादल है। ये बद्दल शब्द जो है वो भी है प्राकृत का। लॉन्च, अब कहते लाखों का व्यापार है, लाखों का, तो लख शब्द लाख के लिए का है, लाखों के लाख की लख का है। कहते बहुत रोष आया उन्हें, रोष माने गुस्सा कहा है, रोष। तो यहाँ ऐसे रास अपन कहते हैं, श्री कृष्ण रास रसाते ना, तो वो एक प्रकार का नृत्य है, वो अपने इसमें आया है। और राशि माने ढेर, मोल का भी, मोल का है को कीमत के लिए मोल। ऐसे अनेक शब्द आज भी प्राकृत के बुंदेली भाषा में बोले जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बुंदेली भाषा का प्राकृत से बहुत ज़्यादा अंतरंग संबंध है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो यही कह दें कि हम तो आज भी प्राकृत ही बोलते हैं बुंदेली के नाम पे, तब भी अतिशयोक्ति न होगी। पूज्य श्री के चरणों में बार बार नमन। हेलो। आप जी, हाँ गुरु जी। आदरणीय पंडित श्री आवाज विनोद बढ़ा। कुमार शास्त्री जी ने इतना गहन अध्ययन करके लोक जीवन में व्याप्त वर्तमान प्रसंग के शब्दों को ढूंढ करके अपना शोध आलेख प्रस्तुत किया। धन्यवाद। इसमें कोई गहन अध्ययन नहीं हुआ, यही बोलते हैं जी, यही इनका यही है। जी महाराज जी, अब मेरे 2-3 प्रश्न हैं कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, गुरुदेव की अनुमति, अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के मेरे सिर्फ 3 ही प्रश्न हैं। बुंदेली भाषा और प्राकृत का संबंध आपने स्थापित किया, इसमें काल का क्या क्रम है? प्राकृत काल और बुंदेली खंड का काल, किस काल के ग्रंथों को आधार बना करके आपने अध्ययन किया है? दूसरा जी गुरुदेव बताएंगे, अध्यक्ष जी भी बताएंगे। अभी जो जिस काल में है, जी, इस काल में ये सब चल रहा है और ये सब प्राकृत में अभी भी है। इसका मतलब है कि बुंदेलखंड अभी भी आधुनिकता से प्रभावित नहीं हुआ है, अपनी धारा को लेके अभी भी चल रहा है। जी। इसलिए इनको खोजेंगे तो ये 500 साल पहले भी लगभग यही शब्द मिलने वाले हैं, 700 साल पहले भी, 1000 साल पहले। अभी भी ढेर सारे शब्द सुरक्षित हैं। नहीं, राजवंश का आपने परिचय दिया, बहुत सुंदर दिया। राजवंश का तो मूल तो छोड़ ही दिया इनने, गोलाचारी और उनका जो राज परिवार था वहाँ से। राजाश्रय में लिखे ग्रंथों का उल्लेख करते तो और बेहतर होता। यशोवर्मन की भी बात करते, गोलराज की भी बात करते, उनके आश्रय में उपस्थित महाकवि थे। हाँ, उल्लेख दे देना आप। जी। उल्लेख किया। जी, पंडित जी ने, आदरणीय श्री विनोद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी बुंदेलखंड के बारे में। इसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति भी प्राप्त होता है और उसका गोलाचारी भी किन्ने उसका विकास किया। उससे पहले गुणचंद और गुणधर नाम के आचार्यों का भी उसी परंपरा में उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसी ये परंपरा आगे तक चली और अभी तक भी वो परंपरा चलती है। ऐसा वो बुंदेलखंड का जो जिक्र किया है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगले आलेख वाचन करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी जैन उदयपुर से। आप जैन विश्व भारती लाड़नू में अपनी प्रोफेसर पद पर महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं आप पूर्व में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर के पद पर रहकर, विभाग अध्यक्ष के पद पर रह करके और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी जैन उदयपुर।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य प्राकृत शिरोमणि आचार्य सुनील सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। आचार्य संघ के चरणों में सादर नमोस्तु। हमारे आज इस विद्वत संगोष्ठी के सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर भागचंद जी जैन भास्कर साहब, प्रोफेसर जय कुमार जी जैन उपाध्याय साहब, जय कुमार जैन मुजफ्फरनगर जयपुर से पधारे, सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान नितिन जी कासलीवाल, विनोद जी रजवांस, हमारे सभी उपस्थित विद्वत साथीगण और सभी साधर्मी भाइयों बहनों, भारतीय भाषाएं एवं प्राकृत भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में आयोजित इस विद्वत संवाद में हम सभी आज चर्चा कर रहे हैं भाषाओं को लेकर। और मुझे जो चर्चा करनी है प्राकृत भाषा और सम्राट अशोक के अभिलेख, इस विषय को लेकर करना है। ये बड़ा सौभाग्य है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन ने इस स्थान को इस सेमिनार का चयन किया, क्योंकि तीर्थंकरों की भाषा प्राकृत रही है, ऐसा हमने पढ़ा है, श्रुत परंपरा से इसको जाना है। आचार्य धरसेनाचार्य ने इस धरती पर आगम सिद्धांत ग्रंथों की रचना की है। आचार्य हेमचंद ने इस राज्य में प्राकृत का व्याकरण रचा। सम्राट अशोक के शिलालेख इसी प्रांगण में विद्यमान हैं और मुनि पुण्य विजय जी और उनकी जो शिष्य परंपरा है, उन्होंने इस राज्य में प्राकृत के ऊपर बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात कि जो वल्लभी वाचना हुई वह इस गुजरात राज्य में हुई। इस दृष्टि से यह सेमिनार हम लोग वल्लभी जाकर के आए, हाँ, वहाँ एक रात्रि विश्राम किया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस तरह का जो प्राकृत संवाद है और भारतीय भाषाओं और प्राकृत को लेकर जो ये विद्वत संगोष्ठी हो रही है, उस स्थान का चयन गिरनार क्षेत्र में हुआ। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जैसा कि कल डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने अपनी पीड़ा बताई थी कि जब ये अध्ययन केंद्र चलता है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ ये परियोजना चल रही है और सरकार को हमें बताना पड़ता है कि इस तरह के सेमिनार से समाज कैसे लाभान्वित होती है। मैं IKS की धारा को ध्यान में रखकर, सामाजिक सहभागिता को, भागीदारी को ध्यान में रखकर अशोक के शिलालेखों के कुछ बिंदु यहाँ रख रहा हूँ, जिससे लगेगा कि वास्तव में ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है, ये शिलालेख जो हमें आज के समाज के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह की बातों का उसमें अंकन किया गया है जो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अशोक के शिलालेख, चाहे वह 14 महत्वपूर्ण जो प्रमुख शिलालेख हैं, जो कालसी में, गिरनार में, सोपारा में, शहबाजगढ़ी में और धौली में, ऐसे 7 स्थानों पर जो लिखे गए हैं, इन शिलालेखों को अथवा उनके लघु शिलालेखों को देखें या स्तंभ लेखों को देखें जो 5 स्थानों पर लिखे गए हैं, चंपारण, जो लौरिया, अरराज लौरिया नंदगढ़, चंपारण और दिल्ली टोपरा और दिल्ली फिरोज शाह कोटला दिल्ली का टोपरा शिलालेख। हाँ, टोपरा शिलालेख। तो ऐसे इन शिलालेखों को जब हम देखते हैं और स्तंभ लेखों को देखते हैं तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी पड़ी है। जब एक एक शब्द को हम उसमें से निकालते हैं, चाहे वह पाषंड शब्द हो, चाहे बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जहां हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत ये शिलालेख हैं। अगर हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो अहिंसा की प्रतिष्ठापना सामाजिक दृष्टि से कैसे होती है, यह उसमें अंकन किया गया है। इसी तरह धर्म की प्रभावना के लिए, समाज में अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए उसने जिस तरह से धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था,
ये धर्म की प्रभावना का एक रूप है। जो आज हमारे चलते फिरते संत धर्म की प्रभावना करते हैं, वो हम उस एंगल से अगर देखें तो वास्तव में आज हमारे ये जो शिलालेख हैं वो धर्म प्रचार की दृष्टि से, धर्म की स्थापना की दृष्टि से, अहिंसा धर्म की को समाज में प्रतिष्ठापित करने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अशोक का दूसरा शिलालेख जो हमें मिलता है वह जीव दया को लेकर मिलता है। प्रथम में भी जीव दया ली गई है और दूसरे शिलालेख में भी विशेष रूप से मनुष्य चिकित्सा को लेकर वो बात कही गई और उन्होंने कहा कि दवाइयों की व्यवस्था के लिए जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ उपलब्ध ना हो वहाँ उनको तैयार किया जाएगा, उनको उगाया जाएगा, उनके कारखाने तैयार किए जाएंगे। तो ये शिलालेख हमारे IKS की दृष्टि से अथवा सामाजिक भागीदारी की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने अशोक के शिलालेखों में ये बात भी हमें मिल जाती है कि जहाँ कहा गया है नाचा समाजो कतब्बो, हमें समाज इस तरह का समाज नहीं करना। ये समाज शब्द बड़ा टेक्निकल टर्म है कि समाज का मतलब है जो सम्मेलन करने हैं, जो मीटिंग करनी है, जो परस्पर सामाजिक भागीदारी के लिए जो हमें चर्चाएं करनी है, वो ऐसे समाज की चर्चा नहीं करनी जहां विखंडन हो, जहां बुराई हो। वहां हमें सद्भावना का प्रचार करने के लिए, अच्छे कार्यों के करने के लिए, समाज में अहिंसा आदि धार्मिक प्रभावना को बढ़ाने के लिए समाज का वहाँ उल्लेख किया गया कि ऐसे समाज तो हमें करना चाहिए। पाषंड शब्द जैसे कल भी बात आई थी, आचार्य श्री ने उल्लेख किया था। पाषंड शब्द ऐसे तो पाखंड शब्द का मतलब प्राकृत रूप है पाषंड, लेकिन वास्तव में पाषंड शब्द जो अशोक के शिलालेख में आया है वो संप्रदाय विशेष के लिए आया है कि अलग अलग जो संप्रदायों में समाज विभक्त है, उन संप्रदायों में, उन अलग अलग समाज के वर्गों में हम धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। तो ये पाषंड शब्द भी वहाँ संप्रदाय विशेष के लिए है कि जो समाज अलग अलग संप्रदायों में विभक्त है, ऐसे पाषंड के लिए मैं धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता हूँ और वो वहाँ जाकर 5-5 वर्षों में अपना दौरा करेंगे और धर्म की प्रभावना को देखेंगे। एक शब्द इसमें मिला है, जैसे खारवेल के शिलालेख में भरतवंश का उल्लेख मिला, ऐसा ही उल्लेख अशोक के शिलालेख में निगंठ शब्द का मिला है। निगंठ जो कुबलय माला कहा में लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में जो लिखा गया था, उसमें भी निगंठ शब्द निर्ग्रंथों के लिए आया है। यह प्राचीन संदर्भ हमें मिलता है कि निगंठेषु, निर्ग्रंथों के बीच में भी वो धर्म महामात्र जाकर हमारा जो अहिंसा की प्रतिष्ठापना है, धर्म के उन्नति के लिए है, धर्म प्रचार के लिए, वो वहाँ जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। इसी तरह अशोक के शिलालेख में स्त्री शिक्षा के लिए भी उल्लेख मिला, जहाँ पर उन्होंने कहा कि स्त्री पुलिस के रूप में स्त्री को नियुक्त किया गया था। धर्म महामात्र के साथ वो स्त्री पात्र जो पुलिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसका भी उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिला। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अशोक के शिलालेख में भारतीय संस्कृति के ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं जो हमें आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बड़े अनूठे प्रयोग हैं। पारिवारिक सम्मान और मूल्यों की प्रतिष्ठापना की दृष्टि से ये शिलालेख बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात यहाँ कहकर ये बात कहना चाहूँगा कि जैसा विषय है मेरा कि प्राकृत भाषा और अशोक के शिलालेख, ये अशोक के शिलालेख के विशेष जो वर्णन है उनके विषय में अपनी दृष्टिपात किया। साथ ही इसमें ये भी कहा कि जो IKS और जो सामाजिक भागीदारी है वो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आए हैं कि वो राज्य सरकार को, भारत सरकार को ये बात बता पाएंगे कि ऐसे सेमिनार में इन चीज़ों का उल्लेख हम ढूंढ कर लाते हैं ताकि वो सामाजिक भागीदारी भी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, ताकि वो मूल्य, वो सामाजिक जो संदर्भ हैं वो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। मैं यहाँ अशोक के शिलालेखों में प्राकृत की बात करूं कि जैसे प्राकृत हमारे परंपरा से चल रही है और ईसा पूर्व भगवान महावीर से लेकर आज तक प्राकृत के जो भाषा है, प्राकृत भाषा है, वो निरंतर चल रही है। और उसी में अशोक के शिलालेख जो लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए और जगह जगह धौली में, सौपारा में, कालसी में, शाहबाजगढ़ी में, ये अलग अलग तरह के अलग अलग भाषाओं में लिखे गए।
चूँकि क्षेत्रगत भिन्नता रहने के कारण शहबाजगढ़ी उत्तर भारत में है, गिरनार पश्चिम में है, धौली पूर्व में है। इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में रहने से उसमें प्राकृत का जो स्वरूप है वह भी परिवर्तित होता रहा है। ऐसे तो मागधी प्राकृत का प्रयोग हमारे इन अशोक के शिलालेखों में मिलता है, लेकिन जहाँ हम इन शिलालेखों के क्षेत्रगत विशेषताओं को देखते हैं वहाँ हमें थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है, क्योंकि ये पूर्णतः मागधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें पाली का भी प्रयोग मिलता है, उसमें संस्कृत के प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो टोन है, अलग अलग तरह का जो भाषा का प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। तो अशोक के शिलालेखों को अगर हम देखें, इन 14 शिलालेखों को, अथवा अशोक के शिलालेखों को, जो 14 शिलालेख हैं अथवा जो स्तंभ लेख हैं, या छोटे मोटे जो पूरे बृहत्तर भारत में, जो बृहत्तर भारत की कल्पना है कि जो अफगानिस्तान, नेपाल, ये पूरा जो भारत का हमारा क्षेत्र था उसमें पूरे अशोक के शिलालेख फैले पड़े हैं। उन शिलालेखों में भाषा की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वहाँ मागधी का मूल प्रभाव तो हमें दिखाई देता ही है, लेकिन मागधी के अतिरिक्त जैसे रा के स्थान पर ला का प्रयोग होना, जैसे राजा का लाजा, ये प्रयोग हमें धौली में और शहबाजगढ़ी में देखने को मिलता है। इसी तरह जैसे शाह का प्रयोग है, जो हमारे देवनागरी में 3 शाह हैं, उसमें तीनों शाह का प्रयोग हमारे अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव जो देखने को मिला, वो शहबाजगढ़ी में कछंती के स्थान पर कशंती, जो पाका शाह है, मूर्धन्य शाह, उस शाह का प्रयोग मिला। और इसी तरह सामान्य शाह जो तालव्य शाह का भी प्रयोग हमें पूर्व में और उत्तर के शिलालेखों में देखने को मिलता है। तो ऐसे अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह की प्रवृत्तियां, भाषा की प्रवृत्तियां प्राकृत के शिलालेखों में हमें देखने को मिलती हैं। मध्य भारतीय शिलालेखों में मूलतः जहाँ मागधी का प्रभाव ज़्यादा हम देखते हैं मध्य भारत में, वहाँ पर पाली का प्रभाव भी हमें साथ साथ देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि जैसे सुदर्शन लाल जी मिश्र ने कल कहा भी था कि मागधी का प्रयोग मध्य भारत में तो मूलतः है, लेकिन उसमें चूँकि बौद्धों के साहित्य भी पाली भाषा में जो मिलते हैं, बुद्ध और महावीर का क्षेत्र एक रहा है, इसलिए मागधी भाषा का ही प्रकारांतर से जो रूपांतर हुआ उसमें पाली के रूप सुरक्षित हो गए और वो हमें शिलालेख में देखने को मिलते हैं। जैसे अन्यों के स्थान पर अइयों, या इस तरह के बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। दाक्षिणात्य, जो दक्षिण भारत में कुछ शिलालेख हैं, उसमें मूर्धन्य णा का प्रयोग नहीं मिलता। ये कुछ प्रवृत्तियाँ मैं यहाँ रेखांकित कर पा रहा हूँ, क्योंकि समय हो गया है और हमें आचार्य श्री को भी सुनना है, कुछ वक्ताओं के भी आलेख होंगे। मैं इतना कहूँगा कि बंद कर दीजिए। मैं इतना कहूँगा कि अशोक के शिलालेख वास्तव में जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति के एक मानक रूप को प्रस्तुत करते हैं, वहीं भाषा, प्राकृत भाषा की सुरक्षा की दृष्टि से वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए ये चाहूँगा कि ये जब आलेख छपें तब हमें पूर्ण रूप से आलेख पढ़ने को प्राप्त होंगे। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री के आशीर्वाद से और उनकी अनुमति से, अध्यक्ष जी की अनुमति से, जिनेंद्र जी से सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा की आपने बात की, समावेशी पद का समाज के साथ जुड़ करके भाषा को समझने की भी आप बात करी। इसके बाद नई शिक्षा नीति की भी आपने बात करी। हमारे पास ये नए भी विद्यार्थी और पुराने भी और बीच है। ये अब वर्तमान में भारत सरकार के नीति के साथ एक संस्था मैंने कल बताई थी, वो संस्था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक नवंबर 2025 में प्रस्ताव पारित हुआ है। तो हमें प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन या परिषद और विद्वत संस्कृत विश्वविद्यालय तो अपने आप सक्षम है, उस दिशा में इस परिषद को ले जाने के लिए क्या करना है आप अधिवेशन में बात रखेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने गुरुदेव के सामने इसलिए रख रहा हूँ,
हम 100 प्रोफेसरों से ज़्यादा बढ़ करके वो केंद्र आचार्य श्री है और उनके सम्मुख ये बात होनी चाहिए। अधिवेशन में गुरुदेव नहीं होंगे। ठीक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमें बहुत कुछ विषय दिए हैं और मैं उनमें से एक बिंदु आचार्य श्री के सम्मुख लाना चाहता हूँ। पाखंड और पाषंड पद आए। एक तो मिथ्या विचार, मिथ्या आचार और पापम खंडयति इति पाखंडः आई है। इस पर जरूरी जानकारी हमें प्राप्त होनी है। और साथ साथ में आपने कहा पहले बोली बाद में भाषा और व्याकरण, या पहले भाषा शास्त्र फिर बोली, ये प्रश्न बड़ा है महाराज जी। जी जी पूज्य अभी भास्कर जी ने हम सभी को अपने अध्यक्ष के वक्तव्य द्वारा कृतार्थ किया। हम सभी को समय हो गया है। वैसे तो जय कुमार जी मुजफ्फरनगर को भी हम सभी को सुनना था, मगर अगले सत्र में हम सुनेंगे भी और आपकी अध्यक्षता में हम अगला सत्र यहाँ संपन्न करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी की अध्यक्षता में 2 बजे का सत्र प्रारंभ होगा। पूज्य महाराज श्री हम आपके बीच में रख रहे हैं। हम सभी विद्वान 12 बजे अशोक के शिलालेख के सामने जा रहे हैं। उधर सभी विद्वानों के साथ एक फोटोग्राफ्स करेंगे और उस फोटोग्राफ्स हमारे सारे देश में जाएगा कि प्राकृत के विद्वान शिलालेख के सामने गए हैं। और गिरनार जी में जो आयोजित सेमिनार है, इसकी फलश्रुति में हम वो एक अनेक पत्रिकाओं में भेजेंगे, जिससे प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार होगा। तो भैया एक आदमी और भेज देना, जो गुफाएं हैं ना जी, वो गुफा तक भी जाना। मुझे लगता है कि आचार्य दर्शन जब बुजुर्ग होंगे तो ऊपर गिरनार की पहली टोंक पे 1 किलोमीटर पीछे जो गुफा है उसमें नहीं रहते होंगे। जूनागढ़ के पास जो गुफा है, गिरिनगर यही कहलाता होगा, तो गुफा दोपहर का सत्र हम ठीक 2 बजे यहाँ प्रारंभ करेंगे आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में। आज के हम पाठ प्रक्षालन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बीच में पधारी, जापान से पधारी हुई श्रीमती ममता जी सौगानी साहब, आप आएँ। आप परम गुरु भक्त हैं और आप आकर के आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन करेंगे। आपके साथ परिवारजन से जो भी महानुभाव पधारे हैं वो भी आपके साथ आकर के, और साथ में हमारे रमेश जी पंडित जी भी रहेंगे। श्री ममता जी सौगानी जी जापान से आप पाठ प्रक्षालन करेंगे और पाठ प्रक्षालन के साथ में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जो भी महानुभाव प्राप्त करना चाहते हो, और 2121 रुपये की राशि है और उसमें आप शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी महानुभाव शास्त्र भेंट करना चाहते हो वो अपना नाम दे दें, जिससे वह व्यक्ति शास्त्र भेंट करे। और पूज्य आचार्य जी, हाँ नाम उधर से क्या नाम है, श्री डॉक्टर जयश्री गोरे जी हमारे बीच में पधारी हैं। आप आकर के आ जाएं और शास्त्र भेंट करेंगे। जयश्री गोरे जी, और जो भी महानुभाव शास्त्र भेंट करना चाहें तो वो शास्त्र भेंट कर सकते हैं। पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों में आप शास्त्र भेंट करेंगे। पाठ प्रक्षालन यहाँ आचार्य श्री का हो रहा है। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदनी गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। गुरु चरणों की धूल भगवान चंदनी गुलाल बने। हाँ, अर्घ समर्पित करें साथ में जी। हाँ, जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी शास्त्र भेंट करेंगे। शास्त्र भेंट के लिए श्री डॉक्टर जयश्री गोरे जी हमारे बीच में आई हैं और शास्त्र भेंट करेंगे। सत्य तच नव पयथयाणम छद्दव पंचतिकायाणम सियावादने खेवणयाणम जिणवाणी कारे जदिणाणम वार संग अणयोग धारिणी भवि जीवाणम मौदिकारिणी पणदि सुनदि जो चित्ते धरदि भवि दुखाणम नासम कुणदि अमिय सरिस जिणवाणी अत्ति विषय कसाय मोच गाजत्ति लोया लोय पयासम झामे सिरि जिणवाणीं सदा नमामिं सिरि जिणवाणीं सदा नमामि। ओम रूम परम पूज्य चित्तौड़पीठ सगज गुरुदेव के हस्त कमलों में जिनवाणी उपकरण समर्पयामि। जी,
इसी के साथ पूज्य दोपहर का सत्र प्रोफेसर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न होगा। आदरणीय पवन कुमार जी जन दीवान, राजकुमार जन शास्त्री सागर, अनुपमा जी मुंबई, डॉक्टर समता जी मारोड़ा, डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर निर्मल जी, डॉक्टर लोकेश जी, डॉक्टर उपाध्याय जी और प्रोफेसर ऋषभ चंद जी जैन फौजदार, प्रोफेसर रमानाथ पांडे और प्रोफेसर दीनानाथ जी शर्मा, इन सभी विद्वानों के आलेख दोपहर में संपन्न होंगे। तो ठीक 2 बजे से यह कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हम सभी लोग त्रिवाण नमोस्तु निवेदित करते हुए आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री हम सभी को अपनी मंगलमय दिव्य धुनी से कृतार्थ करें, मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें, जिससे हम सभी लोग आगे आपका मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी 2025 के अहमदाबाद चतुर्मास के दौरान स्वर्णिम यूनिवर्सिटी द्वारा पूज्य गुरुदेव को प्राकृत भाषा में पीएचडी की उपाधि से अलंकृत किया था और उसी के पूर्व 2023 दिल्ली चतुर्मास के दौरान आचार्यगण को प्राकृत भाषा में फॉरेन की यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने प्राकृत भाषा के लिए कई सारे कार्य किए और कई सारी स्तुति आदि शास्त्रों की रचना की। ओम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। जयकारा लगाएंगे। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय। 22वें तीर्थंकर गिरनार जी से मोक्ष पधारे नैमिनाथ भगवान की जय। जोर से, जितनी जोर से हवा है कम से कम इतनी जोर से जरूर बोलिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। इसको पकड़ के रखना चाहिए उसको फिलहाल एक आध जने। ऐसे एक प्रसंग याद आ गया, सुनाते हैं अभी। आचार्य श्री धरसेन मुनि महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद पुष्पदंत भूतबली मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत के ज्ञान के से प्राकृत प्रभाकर आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। भक्त जब भी शिकार करता है, भक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हमारी संस्कृति हमारी भाषा श्रीमन संस्कृति के साथ हुआ। अभी आप देख रहे थे हवा ने ऐसा जोश दिखाया कि बल्लियां उखड़ गईं। आज हम गिरनार जी को लेके ये बात कहें तो भी सटीक है कि भक्त जब भी वार करता है फिर भी नैमी प्रभु के चरणों के आधे अधूरे दर्शन हो रहे हैं, यही एक बड़ी बात है। शांति से हो रहे हैं, उससे बड़ी बात। ये वल्लियों को खड़ता देख करके प्रसंग आया याद। गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज मांडव से विहार किए। वो धार के पास मांडव जहाँ वो जहाज महल वगैरह बने हैं, जहाँ कागदीपुरा से निकली हुई प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं संग्रहालय में। भक्तामर जी का संबंध भी वहाँ से रहा है। तो संध्या को विहार हुआ, मई जून के दिन थे और विहार करते करते जहाँ साधु का तो जहाँ अंधेरा हो जाए वहीं विश्राम करना है। तो ऐसी टेकरी पर पहुँच गए, बीहड़ ज़्यादा था, जा रहे थे धर्मपुरी की तरफ। तो एक संध्या हो गई और उस जंगल में टेकरी पर सब संग रुक गया। श्रावकों ने क्या किया कि 4 खंबे गाड़ करके और एक, ये तो बहुत बड़ा हो गया,
इतना ही समझ लो, एक ऐसे लगा दिया। अब रात को जब साधु विश्राम कर रहे थे तो ऐसी जोर की आंधी आई कि बल्लियां उड़ने लगी, उखड़ने लगी। हमारी नींद खुल गई, देखा कि बुजुर्ग साधु भी हैं, सब परेशान हो जाएंगे। गुरुदेव तपस्वी सम्राट खड़े खड़े अपना पाठ सामायिक ध्यान कर रहे हैं और बुजुर्ग और सब साधु विश्राम कर रहे हैं। तो बल्लियां उड़ती देख करके अक्सर कर हमको आदत पड़ी है कि कटोरी भी उठाना है तो दूसरा उठाए, एक कागज़ का टुकड़ा भी उठाना है, रखना है, फेंकना है तो दूसरे को इशारा करेंगे। लेकिन हमने जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसे में तो उखड़ जाएगा और ये लकड़ी किसी के ऊपर गिरी और चुभी तो मुश्किल होगा। तो एक खंभा हमने पकड़ लिया। अब मुनि, अब उसमें भैया वृत्ति का भाव है इसलिए क्षम्य है, बाकी मुनि को क्यों खंभा पकड़ना चाहिए। फिर क्या हुआ कि एक श्रावक आया तो हमने उसको इशारा किया तो उसने दूसरा खंभा पकड़ लिया। 2 खंभे हो गए, 4 खंभे, 2 बचे। एक और आया, पास में आके पूछता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब मौन है, वो हमारा जो एक खंभा मैं पकड़ लेता हूं, हम उसको इशारा कर रहे, वो तीसरा वाला पकड़ लेता हूं, नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर जब एक चपत लगी उसको तो समझ में, अच्छा वो पकड़ लूं तो पकड़ो। यही स्थिति हमारी है। यही स्थिति बहुत बार समाज की भी होती है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, परिस्थितियां बिगड़ने के पहले हम खुद कुछ करना सीखें, हमसे कुछ बनता है उस दिशा में ज़रूर करें। जैसे विद्वान भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे, भास्कर जी ने दान किया, अमुक जी ने इतना अमुक संस्था में सहयोग किया, मुनि राजों का पड़गाहन किया। प्रैक्टिकल जीवन हो, धर्म ध्यान प्रैक्टिकल हो। हम अंतर्मुख आत्म तत्व के ज्ञान के साथ साथ, स्वरूप बोध के साथ साथ, सम्यक दर्शन के साथ साथ रत्नत्रय की उपलब्धि का प्रैक्टिकल प्रयोग करें। ये जीवन का यही सारांश है। दूसरा है, जब तक चपत नहीं पड़ती है तब तक समझ में नहीं आता है कि ये भी हमें संभाल लेना चाहिए। अभी भी इतनी चपत पड़ने के बाद भी हमारे पास जो तीर्थ शेष हैं, जो उनकी चरण शेष हैं या जो वस्तु शेष है, उसी को ठीक ढंग से संभालने की कोशिशें कहाँ हो पा रही हैं। अब कहीं की भी बात ले लो, और जब कोई दूसरा घुस जाता है फिर बाउंड्री वाल बनाने जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर उलझने चालू ही हो जाती। समझदारी से काम करो भाई। आज विद्वत गोष्ठी में बड़ी अच्छे अच्छे विषय आए। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, ग्रामे ग्रामे नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे वाणी। 4 कोस पर पानी बदल जाता है। और भास्कर जी, बचपन की बात है, तगोड़ा में घर के पीछे ही जो कुआं था वो खारे पानी का था, और मुझसे से आधे किलोमीटर खेत में एक कुआं था, वो मीठे पानी का था। मतलब घर में पानी होते हुए भी पीने का पानी भरने के लिए मतलब क्या होता है। हाँ, आधे कोस पर 100 फुट पर भी पानी बदल सकता है। 1 कोस पर, मतलब अगर आप बाउंड्री पर ही बैठे हैं तो जस्ट पानी बदल जाएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश या महाराष्ट्री भाषा में कितना अंतर है, बस एक सीमा का आधा किलोमीटर, पाव किलोमीटर इधर उधर हुए कि भाषा चेंज। तो ऐसे भाषा, लिपियाँ, बोलियाँ देखा जाए तो बोलियों से भाषाएं विकसित हुई हैं, और भाषाएं विकसित होते होते ही भाषाएं आने पर व्याकरण बने। ये विधि रही है। अब जब प्राचीनताओं की बात होती है, देखा जाए तो सम्राट खारवेल के शिलालेख में भरतवत शब्द मिल रहा है, और इसका मतलब है सौर सैनिक बराबर ढंग से उसमें साबित हो रहे। ऐसे ही जब हम अशोक के शिलालेख देखते हैं तो अक्सर कर सौर सैनिक के प्रयोग हैं। और अब हम जो देख रहे थे शिलालेख, आप भी देखने जाएंगे, शायद वो पंक्ति आप पकड़ पाएँ। वहाँ लिखा अयम धम्म लिपि,
अब इसमें देखा जाए तो प्राकृत के साथ में अयम शब्द संस्कृत का प्रयोग हुआ है। प्राकृत में करते तो ईणम करते ज़्यादा सुटेबल था, और ब्राह्मी में लिखा है अयम धम्म लिपि। तो ये लिपियां और भाषाएं बहुत प्राचीन हैं। हमने ब्राह्मी लिपि को किताबों में भी लाने की कोशिश की है, देश में और लोग भी कर रहे हैं। अब जैसे ये प्राकृत की पुस्तक शायद सबके पास होगी, जिनके पास ना हो ले लेना, कि इसमें एक तरफ प्राकृत भाषा, दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि, एक तरफ संस्कृत भाषा, दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि। ऐसे ही एक प्रयोग जो है अभी शिलालेख जिनेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, इसमें लगभग 13-14 शिलालेख हैं। ये ब्राह्मी लिपि का इकलौता कैलेंडर है। पहली बार ब्राह्मी लिपि में कोई कैलेंडर दुनिया में पैदा हुआ। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई, ये दूसरा साल है इसका। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका अभी लोकार्पण किया था गुजरात चातुर्मास, अहमदाबाद चातुर्मास में। तो इसमें कैसे इसका विकास हुआ, फिर ऋषभ देव से लेकर के और हर तिथियां वगैरह कैसे चलती हैं, और सबसे खास विशेषता है कि इसमें 13-14 शिलालेख हैं। 3-4 शिलालेख के नाम अभी आपने सुने, वो सब भी इसमें है। जूनागढ़ का शिलालेख इसमें नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे शिलालेख इसमें हैं। और शिलालेख कब के हैं, किसने लिखवाए, उसका सारांश क्या है, वो यहाँ हिंदी में दिया है। जब ब्राह्मी लिपि की चर्चा हमने अभी आचार्य देवव्रत राज्यपाल जी हैं गुजरात के, उनसे चर्चा की। ऐसे ही हरिभाव वागड़े किशनगढ़ में भी, उनसे भी चर्चा हुई इस पर। और ब्राह्मी लिपि के साथ प्राकृत का समझ लो कि साथ है, जुड़वा है। अब अपन चोली दामन का साथ तो क्या बोलें, लेकिन साथ है। ऐसे ही फिर प्रवचन सार को ब्राह्मी लिपि में अवतरित किया गया। प्रवचन सार की गाथाएं प्राकृत में और गाथाओं का ब्राह्मी लिपिकरण। ब्राह्मी को सीखने के लिए एक पुस्तक भी आचार्य श्री विद्यानंद जी ने तैयार की थी, करवाई थी। लगभग उसी ढंग की एक पुस्तक कि अपन चाहें तो इससे ब्राह्मी लिपि को सीखें, समझें। और इसमें अनेक भाषाओं के साथ साथ उसके साथ साथ प्रयोग हैं। ब्राह्मी के साथ, ब्राह्मी लिपि के साथ बंगाली, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, तमिल लिपियां भी इसमें। अब ये पुस्तकें कुछ इसलिए दिखाई हैं कि ये पुस्तकें यहाँ सीमित संख्या में हैं। जिनको मालूम, जिनके पास ना हो, वो अपनी इच्छा से इसको ले लेवें। जो बात चल रही अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की, बहुत बड़ा जंजाल हुआ था वो, तो उसको संघस्थ माता जी ने उसको इस ढंग से इसमें रेखांकित किया है। तो क्या घटनाएं हुई थी और किस तरह का, उसका कुछ हिस्सा इस किताब में आया है। इसका नाम ही रखा हुआ है अजमेर 15 दिन 20 प्रसंग। 15 दिन में 20 घटनाएं बन गई थी। तो वो सब इसमें संकलित हैं। संघ में और दूसरे ढंग के ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं अभी कि देखिए, अब जैसे दोहा है, दोहा को ब्राह्मी लिपि में किया, हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, ताकि वर्तमान की कोई पीढ़ी इसे सीखना, सुनना, समझना चाहे तो। सच कहा हो, जिसमें कथाएं हैं, व्यसनों की त्याग की कथाएं, 5 पापों के त्याग की कथाएं, लेकिन एक तरफ हिंदी, एक तरफ प्राकृत। ऐसे प्रयोग विद्वान लोग भी कर रहे हैं, करते रहे हैं। ऐसे समाज में जागृति आएगी। और अभी सुन रहे थे आप, 9000 से ज़्यादा भाषाएं इस दुनिया में रही हैं, लेकिन हर 15 दिन में एक ना एक भाषा लुप्त हो जाती है, बदल करके किसी भाषा में विलीन हो जाती है। भाषाओं की अपनी कीमत है। भाषा भावों को आदान प्रदान के साधन हैं, और इन सबों का एक तरह से जीवित रहना ठीक है, जरूरी है। आरएसएस के पंच परावर्तन की बात हो रही थी। उसी 12 फरवरी 23 में भागवत जी जब बैठे
तब उनने शताब्दी महोत्सव चालू होने के पहले ये हमारे सामने विषय रखा था कि महाराज जी इस तरह से पंच परावर्तन को आधार लेकर के हम इस शताब्दी वर्ष मनाएंगे। निश्चित रूप से अभी जो शब्द नितिन भाई ने चुने हैं बराबर हैं, जैसे सामाजिक समरसता मतलब समता भाव, ये हमारे यहाँ है ही। अच्छा किया कि संघ ने इसे और बड़े लेवल पर पूरे देश में रखा है। कुटुंब प्रबोधन ये हमारे हैं, नैतिकता संस्कार बल के रूप में है ही। पर्यावरण संरक्षण अहिंसा जीव दया के रूप में प्रभु तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने दुनिया को दिया है। स्वदेशी आचरण अपरिग्रहवाद का सिद्धांत लगभग छुपा हुआ है। कम चीज़ों का उपयोग करें, अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करें। और नागरिक कर्तव्य, इसको भी हमें अणुव्रत के रूप में पूर्वजों ने दिया है। और अगर इन पंचसूत्रों का प्रयोग पूरे देश और दुनिया में हो तो निश्चित रूप से धरती स्वर्ग बने बिना नहीं रहेगी। इसका प्रयोग हो, प्रैक्टिकल हो। निश्चित रूप से बुंदेलखंडी के शब्दों की बात आ रही थी, तो उपाध्याय जी ने पूछा कि आप कौन से समय की बात कर रहे हैं। ये तो अभी भी यही बोले, कितने गए थे, उतना ही गए थे जहाँ महाराज जी हैं गिरनार जी में हैं। अभी फोन आ जाए कहीं घर से, कितने हो, अरे पहुंच गए अब पहुंच गए महाराज, बस अब ही महाराज से बस दर्शन हो गए। तो एक बहुत ही मतलब, और देसी भाषाओं का स्वाद ही अलग होता है, आनंद ही अलग होता है। इसलिए किसी भाषा का आग्रह नहीं करना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज को जो विरोध लगता है अष्टादश भाषा भाषी, इससे एक बात हमने सुनिश्चित की कि आप इतनी भाषाएं सीख लो कि आपको किसी भाषा का दुराग्रह करने की जरूरत ना हो। एक बात समझ में नहीं आती, तमिल प्रदेश वाले या फिर मलयालम वाले क्यों मतलब हिंदी का विरोध करते हैं। अगर एक राष्ट्रभाषा है तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान दें, अपने राज्य की भाषाओं को उस रूप में जिंदा रखें, प्रयोग करें। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, भाषाओं का आग्रह होना बुरी बात है। हमारे आचार्यों ने अलग अलग तरह के प्रयोग किए। चारू कीर्ति स्वामी जी ने 2011 की उस गोष्ठी, 2009 की गोष्ठी में हमको एक बात कही कि महाराज जी आप निर्माणाधीन बाहुबली यूनिवर्सिटी है प्राकृत, आप वहाँ जाके वहाँ की लाइब्रेरी देख के आइए। हमने वहाँ जाके देखा अलग अलग लिपियों में प्राकृत भाषा के प्रयोग, तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी, अलग अलग लिपि में समय सार के प्रयोग। तो लिपियों का, भाषाओं का प्रयोग इसलिए होता है कि हम आत्म तक पहुँचें, स्व तक पहुँचें, आत्म कल्याण कुमार को समझें। और जो लोग जिस भाषा में जानते सुनते समझते हैं उसे उस भाषा में सुनाएं समझाएं। लेकिन मूल आचार्यों की मूल भाषा का बोध होगा तो ज़्यादा सटीकता से आप समझ पाएंगे। अभी जैसे आप प्रयोग कर रहे थे बुंदेलखंडी के खचना, खचना और लिप्त होना में बहुत अंतर है भास्कर जी। खचना मतलब उसमें धसना, और लिप्त होना का मतलब छपना। हाँ, छप गए भैया, तुम तो खूब छप गए ऐसे। तो ये शब्दों के सटीक अर्थ जो है ना उस भाषा में ही मिल पाते लगभग। जैसे अब एक सोफे पर बैठे आप और एक जन बीच में और आ जाए तो धस गए तो ठीक है, लेकिन अब दूसरे जो आए तीसरे वो कहें भैया थोड़ी जगह बनाओ। अब जगह नहीं है तो क्या करो, जगह बनाओ। ये तो हो गया हिंदी का बराबर प्रयोग। लेकिन बुंदेली लोग बैठे हैं तो भाई तनक सटक के बैस लो हैं। उसका एक प्रयोग है ना, थोड़ा सट के सट के बैठ लो, जगह हो जाए। तो
वो भाषाओं का रस उनमें ही होता है। फिर भी अपन इस पर चर्चा चिंतन कर रहे हैं अच्छी, और इनका प्रयोग करें। समाज उसे कहते हैं जो सद्भावना वाला हो, संगठन प्रिय हो, विकास प्रिय हो, मिलनसार हो। सच में समाज के नाम पर जो विषमवाद विखंडावाद होते हैं वो बराबर नहीं है। एक बात बहुत बार ध्यान में आती है, चूँकि विषय बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, हम एक विषय पर नहीं चल पा रहे हैं, कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। इस पर किसी ने चिंतन मंथन या लेखन किया? ये पक्का है कि उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य वीतराग जिन शासन को स्वीकार करे, खुद दिगंबर मुनि बने और श्रवण बेलगोल से उत्तम समाधि साध के स्वर्ग सिधारे। ये भी पक्का है कि उनके पिता बिंदुसार भी पिता का अनुसरण करते रहे। ये भी ठीक ही है कि कुणाल वो भी अक्सर कर जिन शासन का अनुसरण। लेकिन इनको ऐसी क्या दिक्कत पड़ी, क्या कारण बना? जहाँ तक हमें समझ में आता है, प्रभात कुमार जी आप उड़ीसा के हैं क्या? तो उड़ीसा, खंडगिरी, उदयगिरी, जहाँ सम्राट खारवेल का शासन था, सम्राट खारवेल के शासन वो एक जैन शासक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके शिलालेख में नमो और यंताड़म से शुरुआत है। अब ये अशोक का चेंजिंग कब हुआ? जब कलिंग युद्ध हुआ। ऐसे लगता है कि अपने ही लाखों जैनों भाइयों को मारने के बाद इनको अकल आई। अभी तक इनने और भी तो युद्ध किए होंगे, युद्ध में विजय भी पाई होगी, हिंसा भी की होगी, तो उनको तो तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और केवल राज सत्ता के लिए, केवल जमीन हथियाने के लिए, केवल राजा आधिपत्य दिखाने के लिए जब हजारों जैन श्रावकों का कत्लेआम किया, युद्ध किया, उस कारण से इनको खुद ठेस लगी कि मैंने गलत किया। नहीं तो वो तो योद्धा थे, कर ही रहे थे, मार ही रहे थे। इसमें होना चाहिए रिसर्च कि ऐसा क्या कारण बना। तो उनको ये ठेस लगी कि मैंने अपने ही भाइयों को मारा। फिर दूसरी बात, अहिंसा अब उनको समझ में तो आई, लेकिन मुझे लगता है कि जैन लोग उनको जैन धर्म में लेने को तैयार नहीं। तुमने इतने ही सधर्माओं का कत्ल किया है कि तुम्हें हम, ये एक बात। दूसरी बात, उनको खुद भी लगा हो सकता है कि हमने अपनों का ही नुकसान किया, अब हमें ये स्वीकार कैसे करेंगे। या फिर तत्काल में जिसका प्रभाव लगा हो बुद्ध संस्कृति में, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस तरह का कुछ ना कुछ इतिहास होना चाहिए। अब तक कच्चा राजा नहीं था अशोक। ऐसा कोई डीप कारण होगा। जब आदमी विरक्त होता है ना, तो ऐसा कोई खतरनाक कारण होता है। मूलतः जैन थे। ये भी सुनने को पढ़ने को मिलता है कि अंततः भी वो दिगंबर मुनि बने और बड़ा उपसर्ग सहन करके समाधिस्थ हुए। लेकिन यहाँ जो धर्म परिवर्तन हुआ, इसका मूल कारण क्या है? और विरक्ति जो हुई, उनको अस्त्र फेंक देना का मतलब क्या है? अभी तक जिंदगी में युद्ध किए ही किए हैं ना, इसमें क्या हो गया? कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि अपने ही लोगों को मारा, अपने ही मार्ग पर चलने वालों को मारा, तो समझ में आया कि हमने गलत किया। कुछ ऐसा कारण होगा। जो भी है, इतिहास तो बहुत खोजबीन की चीज़ है। जब हम पीछे पीछे तक जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि जैसे आज अंग्रेजी लादी जा रही है, ऐसे किसी ज़माने में संस्कृत भी लादी जाती थी। लोग प्रकृति पसंद थे, प्राकृतों का प्रयोग था। और फिर अभी सुन रहे थे कि पात्र बनाए तो ऐसे बनाए जो तिरस्कृत हैं। ऐसे लोग बोल रहे हैं प्राकृत की भाषा भी तिरस्कृत कहलाए। जो भी है, लेकिन हम उसे ये भी कह सकते हैं कि सामान्य दर्जे के लोग हमेशा इसका प्रयोग करते रहे हैं। हाँ, तो भाषाओं का आग्रह नहीं है। हमारे उमा स्वामी, क्षमंत्रभद्र, पूज्यपाद, अकलंक जैसे महामनीषी ने प्रयोग किया ही किया है। लेकिन फिर भी देश और दुनिया और इतिहास में जो कुछ हुआ,
ये चिंतन मंथन का विषय तो है ही। भाषा प्रेम जरूरी है। जयपुर चातुर्मास के बाद तपस्वी सम्राट के समाधि दिवस पर 24 दिसंबर को अशोक गहलोत तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे पास आए। कहाँ गए? तब हमने उनको एक बात कही, तब उन्होंने 25,000 कितने अंग्रेजी स्कूल खोलने की घोषणा की थी। तो मैंने कहा कि अशोक जी, क्या ये थोक में आपने अंग्रेज बनाने की फैक्ट्री खोलने की घोषणा कर दी? इन देसी भाषा को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहिए? तो उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी को भावना तो यही है देसी भाषाएं देसी चीज़ें बढ़ें, लेकिन लोगों का रुझान इसका है। तब हमने ये भी कहा कि रुझान के हिसाब से तो नहीं चलना पड़ता है, संस्कृति पहले, संस्कार पहले, रुझान बाद में। फिर भी जो हुआ, थोड़े वर्षों बाद सत्ता चेंज हो गई। अभी भजन लाल जी, उसके बाद भजन लाल जी से भी बना संयोग। तो उनने कहा कि हम इस शिक्षा पद्धति को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन हमारा तो आशा ये है देश के हित में हो, समाज के हित में हो और जन जन के विकास में हो। पाखंड शब्द की बात आई, बहुत सारे शब्द हैं। आजकल एक शब्द पढ़ने में आता है, जैसे अब लिखते हैं, पहले थे पंडित श्री आशीष जी शास्त्री जैसे समझ लो, कि जिनेश जी शास्त्री की जैसे समझ लो, विनोद जी। अब क्या लिख रहे हैं? विद्वत, विद्वत श्री निखिल जी, विद्वत श्री राजेंद्र जी, सुरेश जी। अब ऐसे लिख रहे हैं विद्वत श्री, पंडित नहीं। पंडित क्यों नहीं? अच्छा ही शब्द है, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोगों के कारण से वो इतना अनवैल्यूएबल हो गया। ये आ गए पंडित जी, तो मतलब उसको लोगों की अपनी वृत्तियां का हो या परिवर्तन के का हो, उसका मान जो है, वजन जो है, वो थोड़ा कम जैसा लगने लगा। एक पंडित जी तो अभी नाम नहीं ले लेते, उदय चंद जी को बुलाया कि पंडित जी उदय चंद जी उदयपुर वाले आए, और तो वो तो एकदम नाराज हो गए। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। अब उनका उस तरह से लहजा बोलना भी ठीक ही था। परमात्म प्रकाश की परिभाषा भी ठीक है, और अपन जैसे मुनिराज को भी पंडित कहते। पंडित अपने आप में बहुत बड़ा है। पंडित मदन मोहन मालवीय है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उस शब्द के साथ क्या हुआ, लोगों की प्रवृत्तियों के कारण से उस शब्द का वजन कम हो गया। जैसे ऐसे ही वो पाखंडी शब्द था, पापकम खंडेति थी पाखंडी, और संभवतः कुंदकुंद स्वामी ने इस मीनिंग में इसका प्रयोग किया, लेकिन बाद में उसका ऐसा वजन चेंज हुआ कि पाखंडी कहने का मतलब हुआ कि छल कपट पूर्वक प्रवृत्तियां करने वाला व्यक्ति। शब्दों की यात्रा और ऐसी होती है कि शब्द ऊपर से नीचे की तरफ। नामों को ले लो, एक जमाने में वही नाम बड़े अच्छे माने जाते थे, रामलाल, श्यामलाल, बुद्धू वगैरह। बुद्धू शब्द तो अब देखिए है बुद्ध, बुद्ध इसलिए कह रहे बुद्ध बनो, बुद्धू मत बनो। है बुद्ध, अब भ्रंश कर दिया जाए तो बुद्धू, सिद्धू ना बुद्धू ना संसारियू। तो अब ये शब्द को ऐसे ही भद्र शब्द है, भद्र का ही भोंदू हुआ। जो भी है, एक शब्द ऐसे पाखंडी शब्द वाली बात जो और चल रही थी, अशोक ने इनका प्रयोग किया है, बराबर से किया कि निगंठस्य निगंठाणाम पाषंडाणाम
और मतलब 3-4 शब्द का प्रयोग किया, भिक्षुणाम। तो हाँ, मतलब उनने निर्ग्रंथ शब्द अलग से रखा। इसका मतलब है उनके समय उनके दिमाग में उस समय भी ये पक्का है कि निर्ग्रंथ का मतलब दिगंबर जैन मुनि। स्पष्ट है उनके दिमाग में। वो खुद कदाचित किसी कारण बस परिवर्तित भी हुए, लेकिन उनके मन में है कि ये निर्ग्रंथ तो लिखना ही पड़ेगा, ये सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और दिगंबर जैन मुनि है। तो शिलालेखों में बहुत जगह ये प्रयोग मिल रहा है। अभी अपन ज़्यादा आगा पीछा नहीं करें। जितने मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने सिर होते हैं उतनी सोच होती है। कुंडे कुंडे नवम पाया, अलग अलग कुंड में अलग अलग तरह पानी है। आप कमंडल कुंड में जाएंगे तो अलग पानी है, गोमुख कुंड का पानी अलग है। राजुल की गुफा के पास भी एक छोटा सा कुंड निकलता है, वहाँ का पानी अलग है। महाराज जी, ये प्रश्न था, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। चंद्र गुफा, खंड गुफा और राजमती गुफा, आप यहाँ पर ठहरे हैं, हम विद्वानों का इसका मार्गदर्शन करें, हम वहाँ जा कर के दर्शन करें। चंद्र गुफा तो जहाँ तक हम समझते हैं, जो गिरिनगर की चंद्र गुफा है, तो वो तो जो जूनागढ़ की उतरती हुई पास वाली गुफाएं हैं, आज जो भी नाम रखा हो उनका वो जाने। लेकिन वयोवृद्ध दर्शन आचार्य इतनी 1000 सीढ़ी ऊपर चढ़ के रहते होंगे, वृद्धावस्था में तो कम संभव है, इसलिए वो चंद्र गुफा या खंड गुफा। दूसरा है पहली टोंक के पीछे तरफ जाते हैं। एक दिन हम जा भी रहे थे, लेकिन कांटे थे, कंकड़ थे, चलो वो भी ठीक था, लेकिन घास के पौधे आए हुए थे, जंगली कांटे वाले, तो उनकी आसाधना ना हो इसलिए हम वापस हो गए। बाकी पिछले बार हम गए थे, 1 किलोमीटर जाने के बाद भयंकर उतार है, माने ऐसी बड़ी बड़ी 5-7 चट्टानें बंदर की तरह आपको उतरना या कूदना पड़ेंगी, फिर वो गुफा है। संभव है वो चंद्र गुफा आज बोलते हैं, उसे भी बोलते हैं, वहाँ भी अपनी स्वस्थ अवस्था में रहते होंगे गुरुवर। और राजुलमती की गुफा है, या राजुलमती जो वसती का है, वो पहली टोंक के नीचे ही है। और पहली टोंक के संबंध में भी हमने परसों के प्रवचन में एक बात कही थी कि नीचे राजुल की गुफा है। राजुल नैमी राजुल को छोड़ सकते हैं, लेकिन राजुल नैमी को नहीं छोड़ सकती है। तो संभव है जहाँ पहली आज टोंक बनी है, उस समय बंडीलाल जी ने, उनके परिवार ने जो जगह मांगी होगी, कुछ तो कारण रहा होगा कि मुझे ये जगह पसंद है। जब बादशाह से, नवाब से जगह ली तो वही जगह क्यों चुनी? तो अब वहाँ कोई शिलालेख तो मिलते नहीं है, लेकिन वही जगह चुनी गई कि राजुल की गुफा नीचे है और नेमिनाथ का मंदिर ऊपर बनाया। संभव है कि कभी वह नेमिनाथ भगवान की दीक्षा स्थली या केवल अज्ञान कल्याणक भूमि रही हो। शेषावन में जो कल्पना है वो भी एक कल्पना ही है, भले वो 500 साल पुरानी हो। ये कल्पना भी सच्ची हो सकती है कि जब यहाँ राजुल जी रहती हैं, राजुल जी नैमी ध्यान में है ऊपर, लेकिन वो अपने ध्यान में मस्त हैं, वो उनकी छाया में, साधना में मस्त है। एक प्राचीन मूर्ति भी पहली टोंक पर मिली क्या है, खड़ी है पहली छतरी में। और उस मूर्ति को देख के आप अंदाज लगाइए, आप पुरातत्व शास्त्री देखिए कि कितनी प्राचीन है। ऐसा तो नहीं कि जब वहाँ पर इस मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तब भी वो मूर्ति वहीं पर थी। क्या वो ऐसा तो नहीं कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के काल में स्थापित हो या उससे भी पहले की हो। ये तीले पाषाण की मूर्ति, गिरनार के पत्थर वाले पाषाण की मूर्ति है, प्राचीन है। समझ भाई, ध्यान में आया? ऐसे ही राजुल की गुफा से मुश्किल से 10 सीढ़ियाँ उतरते हैं तो एक और गुफा टाइप का मंदिर है, हाँ, उसमें 2 मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। वो दोनों मूर्तियों के भी दर्शन, तो भैया तीसरी टोंक से जब हम उस तरफ चौथी की तरफ जाते हैं तो 101 सीढ़ी उतरने के बाद एक मूर्ति पहाड़ में फिर खुदी हुई है। यहाँ से चढ़ते वक्त 3500 नंबर की सीढ़ी के पास में एक गुफा में एक मूर्ति खुदी हुई है। मतलब साक्ष्यों की कोई कमी नहीं है। नामों की जो मिस्टेक होती है कि यहाँ वरदत्त गणधर मुनि महाराज तपस्या करते थे, लोगों ने दत्त मुनि महाराज समझ लिया।
जबकि दत्त महाराज तो जो है सह्याद्री पर्वत पर तपस्या करते थे, दत्तात्रेय। और अगर हम यहाँ से भी जोड़ें तो वरदत्त, रत्नत्रय को देने वाले दत्तात्रेय हैं जय कुमार जी, दत्तात्रेय, तीन देने वाले, तीन चीज देने वाले। समास बनाइए, संस्कृत में तो अभी अपन इसको यहीं विराम कर लेते हैं। जी समय। ग्रामे ग्रामे नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। नए नए आचार गांव गांव में देखने को मिलते हैं और नई नई वाणी नए नए विद्वानों के लोगों से मुँह से सुनने को मिलती है। इस सम्यक वाणी को समझ करके, जिन वाणी को समझ करके हम आत्मोपलब्धि के मार्ग पर बढ़ें, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सब लोग खड़े हो जाइए। जिनवान स्तुति अत पौराणिक जय पौराणिक दो